नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोविंद कुमार। माय यूट्यूब चैनल बायोमस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को ईपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में मादा युग्मक तथा नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव में मादा युग्मक व नर युग्मक का निर्माण क्रमशः अंडाशय व वृषण में होता है। मादा युग्मक यानी कि मादा युग्मक अंडाणु होगा जिसका निर्माण अंडाशय में होता है, और नर युग्मक यानी कि शुक्राणु जिसका निर्माण वृषण में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वृषण के चारों ओर स्थित खोल को क्या कहते हैं? तो वृषण के चारों ओर स्थित खोल को श्वेत कंचुक या ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया स्तर कहते हैं। अगला प्रश्न, शुक्रजनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो शुक्रजनन नलिकाएं वृषण में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न, वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्रजनन कहलाती है। अगला प्रश्न, अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं या अंडजनन कहलाती है। अगला प्रश्न आता है, सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती है और इनका क्या कार्य है? तो सर्टोली की कोशिकाएं शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती है एवं इनका कार्य है विकासशील जननिक कोशिकाओं को अवलंबन, सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करना है। अगला प्रश्न आता है, एक्रोसोम किसे कहते हैं? तो शुक्राणु में सिर के ऊपर एक टोपी जैसी रचना होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न, शुक्राणु जनन के अतिरिक्त वृषण का क्या कार्य है? तो शुक्राणु जनन के अतिरिक्त वृषण का कार्य है नर हार्मोन्स का निर्माण करना। इससे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है जिसमें कंधे का चौड़ा होना होता है। अगला प्रश्न आता है, अंडाशय के भीतरी उत्तक को क्या कहते हैं? तो अंडाशय के भीतरी उत्तक को स्ट्रोमा कहते हैं। यह तंतुमय सघन संयोजी उत्तक का बना होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि स्ट्रोमा किसे कहते हैं? तो घबराए मत, यही होगा, अंडाशय के भीतरी उत्तक को ही स्ट्रोमा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है तथा इसका कार्य भी बताओ। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण ग्राफियन पुटिकाओं में भरे द्रव में होता है। इस हार्मोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी विकसित होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लिंग हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लिंग हार्मोन्स होते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ बनता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम नामक अंतःस्रावी ग्रंथि में बनता है। अगला प्रश्न, नर हार्मोन्स के नाम बताइए। तो नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन तथा एंडोस्टेरॉन होते हैं। फिर मादा हार्मोन्स का भी नाम बताइए। तो मादा हार्मोन्स का नाम होता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न आता है, नर हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? तो नर हार्मोन्स का निर्माण लेडिंग की कोशिकाओं में होता है। फिर अगला प्रश्न आता है, कार्पस ल्यूटियम क्या है? तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका निर्माण अंडाशय से डिम्बोत्सर्ग के बाद होता है। फिर अगला प्रश्न आता है, सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिज होता है। और पूछ दिया जाए कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मेंडल ने मटर के पौधे को कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया था? तो होता है 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, द्विसंकर क्रॉस से क्या अभिप्राय है? तो जिस क्रॉस या संकरण में 2 भिन्न भिन्न लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। यानी कि जिस क्रॉस में 2 भिन्न लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अगला प्रश्न, जीनोटाइप व फिनोटाइप क्या है? तो आनुवंशिक रचना के आधार पर पौधों के प्रकार को जीनोटाइप कहते हैं तथा बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधे के प्रकार को फिनोटाइप कहते हैं। तो यानी कि आनुवंशिक रचना के आधार पर जिसके बारे में आनुवंशिक रचना का प्रकार होता है वो जीनोटाइप होता है, और जो बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधे के प्रकार को हम फिनोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, मेंडल के नियमों की क्या उपयोगिता है? तो मेंडल के नियमों की उपयोगिता है कि पौधों की उन्नतशील किस्में को तैयार करना। अगला प्रश्न है हमारा, गुणसूत्र की खोज किसने किया था और कब किया था?
तो गुणसूत्र का खोज स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 ईस्वी में किया था। फिर अगला हमारा आता है गुणसूत्र का नाम किसने दिया था और कब दिया था। तो गुणसूत्र का नाम वाल्डेयर ने सन 1888 ईस्वी में दिए थे। आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम देने वाले वैज्ञानिक है एल्टेमान। अगला प्रश्न है जीन किसे कहते हैं। तो जीन एक अंतिम इकाई होती है जो किसी लक्षण को आनुवंशिकता में नियंत्रित करता है। फिर अगला प्रश्न है लेडिंग की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो लेडिंग की कोशिकाएं वृषण में शुक्रजनक नलिकाओं के बीच संयोजी ऊतक में स्थित होता है। लेडिंग की कोशिकाएं वृषण में शुक्रजनक नलिकाओं के बीच संयोजी ऊतक में स्थित होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अंत में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। थैंक यू।